नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये केबीएस का पेपर है, ठीक है, और पीआरटी का है, ठीक है। लेकिन अपन इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि जो ईएमआरएस है ना, उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आने को तो कुल 100 क्वेश्चन है, लेकिन जो 60 क्वेश्चन है जैसे मनोविज्ञान और पेडागोजी के हैं और एनईपी के हैं, तो इस वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसमें 1/3 है, ठीक है। इस वजह से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वहाँ से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन जो पेपर है या पर क्वेश्चन उनको दिया जाएगा, ठीक। और 15 नंबर की कंप्यूटर है और 15 की रीजनिंग है और 10 की जीके है और 60 वो, ठीक। मैथ और इंग्लिश, मैथ और जो हिंदी है वो क्वालिफाई है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, ठीक। इसके बाद में जो है ना मनोविज्ञान और पेडागोजी के, उनके 40-50 क्वेश्चन है। फिर 10 जो हैं एनईपी के आएंगे, एनईपी 2020 के। चलिए शुरू करते हैं। पहले तरीका क्या रहेगा, पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद में फिर आंसर देखेंगे, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की से गर्भित या ईथरनेट केबल का प्रयोग करके कार्यालय के 15 कंप्यूटर को कनेक्ट करने की योजना बना रही है। गर्भित या ईथरनेट केबल, ईथरनेट है भाई, ध्यान देना, ईथरनेट। और एक और आया था वो, जैसे कि ज़मीन के अंदर है ना वो फाइबर, है ना, फाइबर केबल, उससे संबंधित आया था। केबल का प्रयोग करके कार्यालय के 15 कंप्यूटरों को कनेक्ट करने की योजना बना रही है। उसे इसके लिए निम्नलिखित किस डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए? बताइए क्या करें, स्विच का करें, बूस्टर करें? ये बताइए राउटर किसे कहते हैं? राउटर, राउटर। और जो कंप्यूटर की जो इकाई है, ठीक है, जैसे कि जीबी एमबी, उनका क्रम बताइए। बार बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, जीबी टीबी एमबी, ठीक है। विट वाइट के बी एम बी जी बी टी वी, विट वाइट के बी एम बी जी बी टी वी। और जो जेड है ना, कि भाई जो जेड है वो लास्ट में आता है, तो जेट्टा, ठीक है। तो जेट्टा से पहले कौन सी आ जाएगी? वो है ना ईएक्सा, ईएक्सा वो पहले आ जाएगी। तो जेड बात की, यानी कि तगड़ी तगड़ी है, सबसे ज़्यादा जो मेमोरी क्षमता है वो जेट्टा की है। जेट्टा से पहले ईएक्सा है, भाई एक्स पहले आता है ना, ऐसे याद कर रखा है। तो बताइए क्या करें इसमें? आंसर देख लेते हैं, अपन पे नहीं आता, देखते हैं पहले। गर्भित या ईथरनेट केबल का प्रयोग करके कार्यालय के 15 कंप्यूटर है ना भाई, जैसे कि 15 कंप्यूटर है, अब उनको कनेक्ट करने की योजना बना रही है। उसे इसके लिए निम्न में किस डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए? तो फिर स्विच करें, बूस्टर करें, HDMI स्पिल्टर करें, रिपीटर करें? HDMI तो वो एक अलग होता है, जैसे कि जो HD में वीडियो ऑडियो सुन सकते हैं अपन, ठीक है, HDMI पोर्टल से। लेकिन ये स्पिल्टर है, रिपीटर। देखते हैं है ना क्या कहता है ये। इसी प्रकार से जो है ना फाइबर केबल से संबंधित है कि बताइए कोई शहर है, शहर में जो अपनी जो संस्था है उनको जोड़ना चाहता है, तो बताइए वे कौन सा वो करेगा, जैसे कि लैन, पैन, मैन, है ना, इस प्रकार से आया था। तो 36 में 36 में एक है, एक का मतलब है स्विच, स्विच। और ये जो ये आंसर है ना, ये जो अपन देख रहे हैं ये क्या है? ये रिस्पॉन्स शीट है, यानी कि जो भी कोई भाई है यहाँ पर बंदा है, तो उसने ये एग्ज़ाम दिए ना उस समय, तो उसका पेपर है ये, ठीक है। इस उसने किया है 3, आंसर की में है, ऑफिशियल में 1 है, स्विच, स्विच। किसी पीसी लैपटॉप पर ईथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? किसी पीसी लैपटॉप पर ईथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? ईथरनेट केबल किसे कहते हैं? USB, RJ45, HDMI, BGA। देखते हैं आंसर क्या है। 37 में 1 है, 1 का मतलब है RJ45। किसी पीसी लैपटॉप पर लैपटॉप है ना, ईथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? जब RJ45 है, RJ45 आगे चलते हैं। 37 में 1 है, ठीक है, RJ45। फिर निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी क्षमता सर्वाधिक है? बताइए क्या करना है। आ गया नहीं, ये देख क्वेश्चन आ गया। सब कौन सी मेमोरी क्षमता सर्वाधिक? अब है ना, ये नहीं है कि भाई जो कौन सी है, आपको ये जो ऑप्शन है ना इसके हिसाब से बताना है। तो गीगाबाइट यानी कि जीबी है ना, टीबी है ना, ये एमबी है। फिर एक्सा, जब अपन ने कर रहा है क्या कर रखा है, जैसे कि विट वाइट केबी एमबी जीबी टीबी, है ना, शायद नेबल सबसे छोटी होती है, नेबल बिट वाइट या फिर बिट होती है छोटी, है ना। तो केबी एमबी जीबी, और जो 1000 चॉइस है ना, 1000 चॉइस केबी से क्या बनेगी? 1 MB बनेगी। एमबी का मतलब क्या है? मेगाबाइट।
ठीक, मेगाबाइट। फिर 1000 जो 24 MB है, 1024 जो MB है, उससे क्या बनेगी, 1 GB बनेगी। 1024 चलता ही रहेगा। ठीक है। कौन सी मेमोरी क्षमता सर्वाधिक है, मेगाबाइट की, टेराबाइट की, गीगाबाइट की? जब एक्सा है ना, एक्सा से तगड़ी होती है जेड। भाई जेड है ना बाद में आता है नहीं, ई से नहीं, एक्स से याद कर रखा है। तो जेड है ना जो लास्ट में आता है, तो ये सबसे भारी क्षमता वाली है। इससे पहले एक्स है, एक्सा है। अब जीबी का तो हो जाएगा ये गीगाबाइट, जीबी यानी कि केबी एमबी जीबी है ना, तो जीबी है। जीबी के बाद में टीबी है। ठीक है, टेराबाइट, जीबी, टीबी, मेगा, ये तो एमबी है, एमबी, जीबी, टीबी है ना, तो एमबी, जीबी, टीबी, एक्सा है। एक्सा करेंगे इसमें। जेट्टा बाद में आएगी, जेट्टा लास्ट, भाई जेड लास्ट में आता है तो जेट्टा बाद में है, एक्स उससे पहले आता है, तो ये है। और इसके बाद में और भी है। ठीक है, ये नहीं है कि यही है, और भी है। ये जो 38 है, तो 38 में एक है ना, सही है इसका, एक्साबाइट, एक्साबाइट। आगे चलते हैं। किसी वीडियो फाइल का फाइल विस्तार नहीं है, किसी वीडियो फाइल का फाइल विस्तार नहीं है, बताइए भाई। MP4 में होते हैं है ना, वीडियो जो होता है वो MP4 में ही होते हैं। PDF अलग सिस्टम है। AVI और MOV PDF करते हैं। PDF का कोई वही नहीं है ना, 39 PDF है। ठीक है, PDF। आगे चलते हैं, PDF। BOIP का पूरा सही नाम क्या है, BOIP का पूरा सही नाम क्या है? तो वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं आता भाई, ये है ना, दूर दूर तक नहीं आता। 1/3 और नेगेटिव है। 40 में 3 है, 40 में 3 है ना, तो 3 का मतलब है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, BOIP का पूरा सही नाम पाएंगे क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, BOIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सही नाम क्या है? आगे चलते हैं। बालक द्वारा सच बोलना किस डोमेन में आता है? जब सामाजिक में सच बोलना, तो ये तो वो है, मोरल होना चाहिए, नैतिक आनी चाहिए, नैतिक। ज्ञानात्मक आएगी तो ये दिमाग से संबंधित है, विचारात्मक है ना, वो आ जाएगा। तो ज्ञानात्मक, ये नैतिक करते हैं, मोरल, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल। अब आएंगे वो, अब क्वेश्चन आएंगे ये। ठीक है, ये 40-50 क्वेश्चन आएंगे मनोविज्ञान से और पेडागोजी से। तो मोरल है ये, मोरल। फिर बालकों के लिए प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी कौन सी है? बालकों के लिए प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी कौन सी है? मीडिया है, विद्यालय, परिवार, खेल का मैदान है। बालकों के लिए प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी कौन सी है? बालकों के लिए प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी कौन सी है? क्या करना है इसमें? बालकों के लिए प्राथमिक समाजीकरण बहुत परिवार है ना, जो विद्यालय है जो दूसरी है, परिवार करते हैं। 42 में 3 है। विद्यालय के पश्चात बालक को शिक्षित करने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? विद्यालय के पश्चात बालक को शिक्षित करने में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? विद्यालय के पश्चात तो फिर वो है क्या, स्कूल है, स्कूल है तो अध्यापक है। 43 में 2 है। 1 मिनट, क्या बोल रहा है भाई ये, दोबारा से पढ़ते हैं। विद्यालय के पश्चात बालक को शिक्षित करने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? मीडिया ही आएगा, तो फिर तो सही है, मीडिया, कोई दिक्कत नहीं है। 43 में मीडिया, क्योंकि वो ऑप्शन भी इस प्रकार का दे रखा था ना, मीडिया है। बालक के विकास में वृद्धि का अर्थ है अप्रतिवर्ती शारीरिक परिवर्तन, वृद्धि मतलब ग्रोथ। ठीक है, और जैसे कि ये बताइए, जो जीन पियाजे है उसका सिद्धांत का नाम क्या है? संज्ञानात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक। फिर सामाजिक का सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक का दिया है वाइगोस्की ने, वाइगोस्की, सामाजिक सिद्धांत वाइगोस्की है। जेरोम जो ब्रूनर है, उनके सिद्धांत का नाम क्या है? जेरोम ब्रूनर का। तो जो नैतिकता का सिद्धांत है ना, वो तो कोहलर का है। लेकिन ये बताइए, जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो किसका है? तो क्या कोहलबर्ग ही है शास्त्रीय का सिद्धांत?
इसके बाद में वाटसन व्यवहारवादी है, ठीक, वैसे वाटसन वैसे व्यवहारवादी। से शेल्डन से शारीरिक का सिद्धांत दिया है। वह से विनय आएगा तो वह से बुद्धि है ना, बुद्धि से संबंधित है विनय। और जो M/C है यानी कि मेंटल एज है, उसका जो सूत्र है वो क्या है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, M/C है, यानी मेंटल एज हमेशा ऊपर आएगी, M/CA × 100, M/CA × 100। इसके बाद में जो गार्डनर है बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था गार्डनर ने, ठीक है। थार्नडाइक ने दिया था प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, इसने किया था बिल्ली पे। और पावलोव ने किया था कुत्ते पे, है ना, पावलोव ने कुत्ते किया था। SR थ्योरी, RS थ्योरी, ठीक। स्किनर की बात आ रही है तो स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत का, ठीक, स्किनर है क्रिया, है ना, स्किनर है क्रिया प्रसूत का। स्किनर ने किया था चूहा पे, ठीक है, चूहा। इसके बाद में और कौन सा है, जैसे कि क्या जीन पियाजे हो गया। जीन पियाजे के बाद में वाटसन पे। और जो सूझवादी है वो कौन है, ब्रदाइमर कोहलर कोपा है। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया है, कोहलर ने चिंपांजी पे प्रयोग किया था, चिंपांजी पे कोहलर ने, ठीक है। फिर जो इड अहम और परायम है वो किसकी हैं, इड अहम परायम, तो ये है फ्रायड की, ठीक है, फ्रायड। इड अहम परायम फ्रायड की है, इड अहम और परायम। इड का मतलब है कि नहीं ये तो मुझको चाहिए, अभी चाहिए, ठीक है, वो परिणाम सत्य गलत है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा नहीं, तो उसको चाहिए, तो वो ये इड है, ठीक है। इड के बाद में अहम है, सबसे जो बेस्ट होती है वो परायम है। इसके बाद में जो फ्रोवेल है, फ्रोवेल यानी कि जो बेल है ना, बेल होती है जो उद्यान की, तो फ्रोवेल की जो है वो कौन सी है, वो किंडरगार्टन है, किंडरगार्टन यानी कि गार्डन। मारिया मोंटेसरी किससे संबंधित है, ठीक है। और जो युंग है वो किससे संबंधित है, युंग, है ना, युंग यानी कि ये बढ़िया बात की है ना, जुंग से याद कर रखा है। और जैसे कि ऑल पोर्ट है यानी कि भाई ऑल पट्टी करता है ये, है ना, यानी कि बदलने की बात करता है ये जो बच्चे हैं, ठीक है, या फिर इंसान है ना, ऑल पल्टी ऑल पॉट। इसके बाद में और कौन सा रहा है, जो जीन पियाजे उनके अनुसार जो किशोरावस्था है वो कब से कब है, क्या 14 से 18 है या 12 से 18 है, 12 से 18 19 होना चाहिए भाई। और वैसे NCERT के हिसाब से 13 से 21 है, 13 से 21 है। और जो अधिनियम 2009 वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। और जैसे कि नई जो शिक्षा नीति है उसके तहत 25:1 है जो पिछड़े हुए क्षेत्र है वहाँ जनजातीय क्षेत्र में, और जो 30:1 है वो है जो नॉर्मल क्षेत्र है उनमें, ठीक है। इसके बाद में जो नई शिक्षा नीति है उसका जो फार्मूला है वो है 5-3-3-4, ठीक है। 5 का मतलब है 1 से 5, 3 का मतलब है 6ठी 7ठी 8ठी, और इस 3 का मतलब है 9वीं 10वीं 11वीं, और 4 का मतलब है 12 + B है, ठीक। इसमें जैसे बाल वाटिका है और जो प्री वो भी है बाल वाटिका, वो है ना, प्री शिक्षा, ये 105 है इसमें, ठीक है। अब 105 है तो इसमें वो एज भी पूछ लेता है। एज का मतलब ये हो जाएगा कि भाई ये जो है ना बच्चा है जो 3 साल के बाद में, 3 साल से पहले नहीं, 3 साल के बाद में एडमिट लेगा, तो 3 मान लेते हैं, 3 से 8 ये है 1 से 5, फिर आप लगाते जाइए, ये 3 से 8 ये हो गया, तो फिर 6 7 8 है ना, जब 8 के बाद में 9 10 11 ये जो अगला 3 है ना ये हो जाएगा 9 10 11, और जो अगला 3 है ना जो वो 12 13 14 हो जाएगा। फिर रही बात कौन सी जो लास्ट की है ना 4, तो बाकी कराया जब वो हो जाएगा। बालक के विकास में वृद्धि करता है, आंसर देखते हैं इसमें क्या है 44 में। एक है अप्रतिवर्ती शारीरिक परिवर्तन, अप्रतिवर्ती शारीरिक परिवर्तन। फिर बालक के अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका है, बालक के अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका है संवेग वृद्धि परिपक्वता विकास, बालक के अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। आंसर देखते हैं क्या है इसमें, करें तो सही इसमें पहले। बालक के अधिगम में यानी कि लर्निंग की महत्वपूर्ण भूमिका है संवेग वृद्धि परिपक्व विकास, विकास करते हैं ना, विकास करते हैं। 45 में 3 है परिपक्वन मैच्योरिटी, अच्छा मैच्योरेशन ये है भाई। बालक के अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका है परिपक्वन। फिर किशोर समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय को, किशोर समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय को
बार बार खेलकूद आयोजित करने चाहिए। बालक को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। बालक में निरंतर पेशेवर परामर्श आयोजित करने चाहिए। निरंतर पेशेवर बालक को जिम्मेदारी सौंपनी है ना, यही है, पहले भी आ चुका है। ये देखते हैं इसमें ये कम क्या मानता है। 46 में 3, ठीक है, ये है पेशेवर परामर्श आयोजित करने चाहिए। निरंतर पेशेवर बालक को शिक्षित करने के लिए परिवार को मूल्य सिखाने चाहिए। विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। पर्याप्त संख्या में पुस्तकें खरीदनी चाहिए। ये तो नहीं है और ये नहीं है। शिक्षित करने के लिए परिवार को मूल्य सिखाने चाहिए, यही कहते हैं, करते हैं 1 में। जो 47 है, 47 में 1 है मूल्य सिखाने के लिए, ठीक है, मूल्य सिखाने चाहिए। मूल्य सिखाने चाहिए मतलब इम्पार्ट द वैल्यूज। फिर बालक को कद एवं वजन में वृद्धि किस बात का संकेत है? बालक को कद एवं वजन में, ये तो ग्रोथ है, ठीक है, शारीरिक वृद्धि है। तो फिर 48 में 4 है, शारीरिक वृद्धि है। स्वर विज्ञान क्या है? स्वर संवेदों की क्षमता तैयार करना। आरंभिक बाल्यकाल में वाक्य ध्वनि तैयार करना, स्वर विज्ञान। बालक में विकसित स्वर्ण संवेदन। बाल्यकाल में ग्रहण अभिग्राही। आरंभिक बाल्यकाल में वाक्य ध्वनि तैयार करना। स्पर्श तो आएगा नहीं। घ्राण इंद्रिया, ये भी नहीं आएगा, है ना, बात स्वर की आ रही है। श्रवण संवेदन, स्वर विज्ञान 2 करते हैं। 49 में 2 है, ठीक है, 49 में 2 है। इसके बाद में मैं कल्पना शक्ति बढ़ती है, तो किशोरों में बढ़ती है, वयस्कों में, बालकों में, किशोरों में बढ़ती है, किशोरों में। अब ये 10-15 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन नॉर्मल मिलेंगे, फिर बाद में तगड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। 49 में नहीं, 50 है, 50 में 1 है किशोरों में। कक्षा में किशोरों की समस्या का समाधान करने के लिए अध्यापक को नैतिक नियंत्रण करना चाहिए, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, उन्हें सक्रिय रूप से सुनना चाहिए। किशोरों की समस्या समाधान करने के लिए नैतिक नियंत्रण करना चाहिए, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, समस्या का समाधान तो फिर सक्रिय रूप से सुनना चाहिए भाई। 51 में 4 है, 51 में 4 ही है, ठीक। 51 के बाद में फिर 52 है। 51 में 4, उन्हें सक्रिय रूप से सुनना चाहिए। फिर बालक की शिक्षा में विद्यालय की क्या भूमिका है? बालक की शिक्षा में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो क्या करें वैसे में, बताइए भाई, आंसर दीजिए, क्या करें? बालक की शिक्षा विद्यालय, जो कौन सा है ये? बालक की शिक्षा में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो फिर अनुशासन को बढ़ाना चाहिए, परीक्षा आयोजित करना और परिणाम घोषित करना, बालक का रूपांतरण करना, सभी विषय सही ढंग से पढ़ाना। विद्यालय की अनुशासन को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, परीक्षा आयोजित करना और परिणाम घोषित करना, है ना, ये सीमित हो जाएगा। फिर बालक का रूपांतरण सभी विषय सही ढंग से ना, 3 करते हैं। 3 की इंग्लिश देख लेते हैं पहले। ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ यही आएगा। फिर 52 में 3 सही है, बालक का रूपांतरण करना। इसके बाद में बालकों के मध्य सामाजिक कौशल नहीं है। बालकों के मध्य सामाजिक कौशल नहीं है। मित्र के साथ स्नेह प्रदर्शित करना, जन्मदिवस मिठाइयाँ बांटना, साथियों के साथ भोजन साझा करना, मित्रों के साथ खेलना। बालकों के मध्य सामाजिक कौशल नहीं है। मित्रों के साथ कौशल है, साथियों के साथ भोजन साझा करना है, जन्मदिन पर मिठाई बांटना है, मित्र के साथ स्नेह प्रदर्शित करना। जब सामाजिक की बात ध्यान रखनी है, आई बात समझ में? सब शायद ये मित्र तो पर्सनल हो जाएगा ना, 1 करते हैं। 53 में 1 है, ठीक है, ये नहीं है। जबकि जन्मदिवस पर मिठाई बांटना, साथियों के साथ भोजन साझा करना, मित्रों के साथ खेलना। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बालक के ज्ञानात्मक अधिगम से संबंध है? ज्ञानात्मक अधिगम से संबंध है, तो रोना है, बगीचे में पौधे के प्रकार जानना है। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण बालक के ज्ञानात्मक अधिगम से, ज्ञानात्मक तो दिमाग की बात है ना, तो गायन नृत्य करना तो नहीं है। बगीचे के पौधे के प्रकार जानना, है ना, जानना, यही करते हैं 2।
54 में तो सही है। ठीक है, जानना विद्यालय में किशोर से निपटने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हो सकती है। विद्यालय में किशोर से निपटने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हो सकती है। कम ध्यान, अधीरता, आक्रामकता, उच्च महत्वाकांक्षा। विद्यालय में किशोर से निपटने में प्रमुख चुनौती क्या हो सकती है। उच्च महत्वाकांक्षा, आक्रामकता, अधीरता, कम ध्यान। किशोर की बात है ना, तो फिर उच्च महत्वाकांक्षा कोई वो नहीं है खतरा, आक्रामकता ही करते हैं 3। ये जो है 55 में 3 है आक्रामकता। विद्यालय में किशोर से निपटने में प्रमुख चुनौती क्या हो सकती है। आक्रामकता। फिर पाठचर्या की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है। तो पाठचर्या की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही नहीं है। सही नहीं है। पाठचर्या छात्रों, अध्यापकों, पाठचर्या संबंधित संगठनों के बीच एक समझौते का आधार है। ठीक है। पाठचर्या एक विधिक दस्तावेज क्यों नहीं, विधिक दस्तावेज है ना, नहीं को हटा देते हैं। पाठचर्या प्राप्त मानक प्रदान करती है। पाठचर्या तुलनात्मक स्थापित करने का एक आधार है ना, सब सही है ना, ये अलग ही दिख रहा है। पाठचर्या तुल्यता स्थापित करने का एक आधार है। पाठचर्या प्राप्त मानक प्रदान करती है। पाठचर्या छात्रों, अध्यापकों, संबंधित संगठनों के बीच एक समझौते का आधार है ना, ये नहीं है। इसमें यार ये जो शिफ्ट है ना, इसमें तो ये जो है 26 फरवरी वाली, इसमें थोड़े बहुत नॉर्मल लग रहे हैं क्वेश्चन, क्या पता आगे टफ आ जाए तो। अधिगम का आकलन में निम्नलिखित में क्या अध्यापक की एक जिम्मेदारी नहीं कही जा सकती। अपन है ना जो KBS के पूरे पेपर देख चुके हैं, अब जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी उनको तो देखने से क्या ही मतलब है, लेकिन जो जनरल पेपर हैं वो देख चुके हैं KBS के। EMRS के पूरे देख चुके हैं। EMRS का सीधा रहा कि EMRS में क्या है कि जो जनरल पेपर है वो तो देख लिया है ना। वो जो जनरल पेपर है ना, वो जैसे कि चाहे वो हिंदी का हो है ना, फर्स्ट ग्रेड का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो भी वो अलग अलग सब्जेक्ट है, तो उनका जनरल पेपर एक है। आई बात समझ में। तो वो जनरल पेपर एक निकाल दिया तो भाई सबका निकल लिया। सब्जेक्ट का तो प्री क्लियर होगी तभी तो मेन पे जाएंगे। ठीक, तो सब्जेक्ट का भी देखा नहीं है। और जैसे लेबर टेंट्स का देख लिया है ना, तो सब देख चुके हैं, लेबर टेंट्स का, हॉस्टल वार्डन का है ना, और जो TGT है, PGT है, ठीक है, जनरल पेपर, क्योंकि प्री के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिगम का आकलन में निम्नलिखित क्या अध्यापक की एक जिम्मेदारी नहीं कही जा सकती। यह सुनिश्चित करना कि छात्रों ने आकलन कार्य के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। अधिगम का आकलन में निम्नलिखित में क्या अध्यापक की एक जिम्मेदारी नहीं कही जा सकती। यह सुनिश्चित करना कि छात्रों ने आकलन कार्य के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। निर्णयों के आधार हेतु पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करना, कार्य को पूरा करने के लिए असीमित समय देना, विद्यार्थियों के समक्ष आ रही चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होना। दोबारा से लेते हैं। अधिगम का आकलन है ना, ये क्वेश्चन आता है बार बार, और है ना ये गलत भी होता है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट ऑफ ए टीचर इज ए असिस्टमेंट। और जो सबमिटिव जो आकलन होता है ना, वो वार्षिक परीक्षा से संबंधित होता है, सबमिटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और जो जैसे कि जो निगमनात्मक विधि है ना, न से निगमनात्मक, न से वो नियम है, ठीक है, तो वो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। और जो आगमनात्मक विधि है ना, वो उदाहरण से नियम की ओर चलेगी, यानी आ से उदाहरण को विशिष्ट भी बोलते हैं, ठीक, विशिष्ट है। और ये जो है निगमनात्मक विधि, ये गणित में ज़्यादातर प्रचलित है। और जो आगमनात्मक विधि है, ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का आकलन। यह सुनिश्चित करना कि छात्रों ने आकलन कार्य के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। यह सुनिश्चित करना कि छात्रों ने आकलन कार्य के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। यह सुनिश्चित करना कि छात्रों ने आकलन कार्य के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। निर्णयों के आधार हेतु पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करना, कार्यों को पूरा करने के लिए असीमित समय देना, विद्यार्थियों के समक्ष आ रही चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होना। कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है बात। आंसर देखें कि आंसर तो नहीं, पहले दोबारा से पढ़िए, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा भाई। अधिगम का आकलन निम्न में से क्या अध्यापक की एक जिम्मेदारी नहीं कही जा सकती। अधिगम का आकलन यह सुनिश्चित करना कि छात्रों ने आकलन कार्य के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। निर्णयों के आधार हेतु पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करना, कार्य को पूरा करने के लिए असीमित समय देना। कार्य को पूरा करने के लिए असीमित नहीं कही जा सकती, अलग ही तो दिख रहा है।
विद्यार्थियों के समक्ष आ रही चुनौती के प्रति संवेदनशील होना, बाकी सब सही है, 3 गलत है इसमें। 57 में 3 ठीक है। निर्णयों के आधार हेतु पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करना, विद्यार्थियों के समक्ष आ रही चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होना, यह सुनिश्चित करना कि छात्रों ने आकलन कार्य को देश को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्षता एक कौशल है जो विशिष्ट स्थितियों में विशिष्ट मानक हेतु निष्पादित किया जाता है। दक्षता एक स्पष्ट रूप से परिभाषित मापन योग्य क्रिया है। तो निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर देख लेते हैं। 58 में 3 है। कौन सा कथन सही नहीं है? दक्षता एक कौशल है जो विशिष्ट स्थितियों में विशिष्ट मानक हेतु निष्पादित किया जाता है। दक्षता एक कौशल है। दक्षता एक कौशल है जो विशिष्ट स्थितियों में विशिष्ट मानक हेतु निष्पादित किया जाता है। दक्षता स्पष्ट रूप से परिभाषित मापन योग्य दक्षता है ना। अब ये बात ध्यान देना, जैसे कि एक तो आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को बोलते हैं अभिक्षमता, ठीक है। और ये अभिक्षमता है ना, इसका ही जो हिस्सा होता है एटीट्यूड, ठीक है। तो एटीट्यूड हल्की बात है, जबकि एप्टीट्यूड मतलब अभिक्षमता, ये तगड़ी बात है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जब 58 में 3 का मतलब ये है, दक्षता एक कौशल है जो विशिष्ट स्थितियों में विशिष्ट मानक हेतु निष्पादित किया जाता है। दक्षता एक स्पष्ट रूप से परिभाषित मापन योग्य क्रिया है। दक्षता वास्तविक वैश्विक कार्यों में प्रदर्शित किया जाने वाला अनिवार्य कौशल ज्ञान है। अनिवार्य कौशल ज्ञान है। निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक चरण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक चरण नहीं है? पूर्व ज्ञान, चिंतनशील अवलोकन, मूर्त संप्रत्ययकरण, सक्रिय प्रयोग। निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक चरण नहीं है? अनुभवात्मक अधिगम का एक चरण नहीं है। अनुभवात्मक पूर्व ज्ञान, चिंतनशील अवलोकन, मूर्त संप्रत्ययकरण, सक्रिय प्रयोग। यार बता भाई, बताइए निम्नलिखित में क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक चरण? अनुभवात्मक मतलब एक्सपेरिमेंटली लर्निंग। पूर्व ज्ञान तो है भाई, अनुभव आ रहा है ना। तो फिर चिंतनशील अवलोकन, मूर्त संप्रत्ययकरण, सक्रिय प्रयोग। चिंतन, जब पूर्व ज्ञान तो है, चिंतनशील अवलोकन चल मान लेते हैं, मूर्त अनुभवात्मक अधिगम का एक चरण नहीं है। मूर्त, सक्रिय प्रयोग। क्या 3 करें हैं इसमें? 59 गलत गया भाई, गलत गया। 1 है ये, गलत गया तो इसका मतलब है क्वेश्चन अब बढ़िया आने लग गए हैं। अनुभवात्मक अधिगम का एक चरण नहीं है, पूर्व ज्ञान चरण नहीं है। जबकि चिंतनशील अवलोकन है, ठीक है। मूर्त संप्रत्ययकरण है, सक्रिय प्रयोग है। निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक चरण नहीं है? चिंतनशील अवलोकन है, मूर्त संप्रत्ययकरण है, सक्रिय प्रयोग है। सक्रिय प्रयोग है, मूर्त संप्रत्ययकरण है, चिंतनशील अवलोकन है। 59 में 1 है। चिंतनशील अवलोकन, मूर्त इसको कहते हैं। जैसे कि ये अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है ये मूर्त है। और जैसे कि अगर प्रक्षेपी की बात करें ना, वो प्रक्षेपी विधि क्या है? तो जैसे कि ये हो रहा है ना, ये यानी कि जो आप फेंके, जैसे कि जो सूर्य का प्रकाश है वो किसी दीवार पे पड़ रहा है, ठीक है, तो वो प्रक्षेपी में आ जाएगा, ठीक है। अप्रक्षेपी अलग है। तो चिंतनशील अवलोकन, मूर्त संप्रत्ययकरण, सक्रिय प्रयोग, पूर्व ज्ञान नहीं है। यदि विद्यार्थी मानसिक कार्य से थका हुआ प्रतीत हो तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? यदि विद्यार्थी मानसिक कार्य से थका हुआ प्रतीत हो तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा को घटाना सही है। उसे अनेक प्रकार के कार्य देना, कार्य जारी रखने पर प्रदान किए जाने पुरस्कारों को आकर्षता में वृद्धि करना, विद्यार्थियों को लगातार काम करने हेतु प्रोत्साहित करना। अगर थका हुआ है तो
ये अनेक तो नहीं देंगे। पुरस्कारों की आकर्षकता में वृद्धि करना, विद्यार्थियों को लगातार काम करने हेतु प्रोत्साहित करना। तो एक करते हैं ये 60 में एक सही है, क्योंकि भाई वो तो पहले ही परेशान है। अब फिर भी आप चाहे कितना भी तरीका हो, जब वो नहीं पढ़ पाएगा ना, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा को घटाना ही बेस्ट होता है। निम्नलिखित में से संरचनावादी उपागम पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से क्या संरचनावादी उपागम पर आधारित नहीं है? संरचनावादी अधिगमकर्ता का पूर्व ज्ञान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिगमकर्ता की मजबूत स्मरण शक्ति ज्ञान निर्माण का आधार है। पारस्परिक क्रियाकलाप ज्ञान निर्माण में सहायता करते हैं। अधिगम एक सक्रिय अर्थ निकालने वाली प्रक्रिया है। संरचनावादी उपागम पर आधारित संरचना जैसे कि अपन कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहे हैं ना, तो वो संरचना है। अधिगमकर्ता का पूर्व ज्ञान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिगमकर्ता की मजबूत स्मरण शक्ति ज्ञान निर्माण का आधार है। मजबूत स्मरण शक्ति संरचनावादी उपागम पर आधारित नहीं है। मजबूत स्मरण शक्ति ज्ञान का, ठीक नहीं है, यही करें क्या? पारस्परिक क्रियाकलाप ज्ञान निर्माण में सहायता करते हैं। अधिगम एक सक्रिय अर्थ निकालने वाली प्रक्रिया है, यही है, ज्ञान निर्माण का आधार है ना, तो ये नहीं है भाई। बात संरचना की कर रहा है तो फिर स्मरण से क्या मतलब है? 61 में 2 है, 61 में 2, ये हटा दिया। अधिगमकर्ता का पूर्व ज्ञान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारस्परिक क्रियाकलाप ज्ञान निर्माण में सहायता करते हैं। अधिगम एक सक्रिय अर्थ निकालने वाली क्रिया है। अधिगम एक सक्रिय अर्थ निकालने वाली क्रिया है। पारस्परिक क्रियाकलाप ज्ञान निर्माण में सहायता करते हैं। अधिगमकर्ता पूर्व ज्ञान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन की पहचान कीजिए, आंसर देख लेते हैं। ये जो कौन सा है, सही कथन की पहचान कीजिए, 62 में 3 है। 3 का मतलब है ये रचनात्मक आकलन छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान करता है। रचनात्मक आकलन छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान करता है ताकि वे स्वयं का आकलन कर सके और यह समझ सके कि किस प्रकार सुधार करना है। रचनात्मक आकलन छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान करता है ताकि वे स्वयं का आकलन कर सके और यह समझ सके कि वे किस प्रकार सुधार करना है। निम्न में कौन सी सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी सतत व्यापक मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है? यह शिक्षण अधिगम को एक बाल केंद्रित क्रिया बनाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यह अधिगम शिक्षण अधिगम को एक बाल केंद्रित बनाता है। यह अधिगम अंतर को काफ़ी हद तक कम करने में सहायता करता है। इसमें छात्रों के अधिगम के शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों पक्ष शामिल हैं। यह मूल्य संकल्पना को याद करने पर सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता। 1 रुपया अब 54 मिलेगी भाई। बताइए क्वेश्चन क्या है पुरस्कार के तौर पर? अब तो 54 नहीं चलती है, पहले चलती थी 25। अब तो 50 पैसे भी नहीं चलते हैं, डायरेक्ट 1 रुपया चलता है। व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यह शिक्षण अधिगम को एक बाल केंद्रित क्रिया बनाता है। व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यह अधिगम अंतर को काफ़ी हद तक कम करने में सहायता करता है। इसमें छात्रों के अधिगम के शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों पक्ष शामिल होते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन। यह मूल्य संकल्पना को याद करने पर, हाँ ये याद तो नहीं आएगा, याद का मतलब हो जाएगा रटने की बात। 63 में 4, ठीक है, तो ये नहीं है, बाकी सब सही है। सह शैक्षिक दोनों पक्ष शामिल है। काफ़ी हद तक काम करने में सहायता करता है। अधिगम को एक बाल केंद्रित क्रिया बनाता है। फिर निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता नहीं है? शिक्षण अधिगम सामग्री की टीचिंग मॉडल्स की बात करेगा। गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो फिर सुविज्ञता, आकर्षकता, एकल उपयोग, नवीनता। निम्नलिखित में क्या एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की एक विशेषता नहीं है? सुविज्ञता, आकर्षकता, एकल उपयोग, नवीनता।
निम्नलिखित में क्या एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की एक विशेषता नहीं है? सुविज्ञता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फैमिली फैमिलियरिटी फैमिलियरिटी। निम्न में क्या एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री एक विशेषता नहीं है? एकल उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री एक विशेषता नहीं है। एकल उपयोग है ना, यही नहीं है शायद। आकर्षता, सुविज्ञता, नवीनता, यही नहीं है। वही बार बार में काम लिया जा सकता है, ऐसी होनी चाहिए वो। 64 में सही है इस बंदे का भी। 64 में 3 एकल उपयोग नहीं, बहुउपयोग होना चाहिए। निम्न में से क्या एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है? निम्न में क्या एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है? उद्देश्य आधारिता, व्यापकता, गैर लचीला नहीं आएगा, लचीलापन आएगा, क्रियान्वित किए जाने की योग्यता। यार ये जो 26 शिफ्ट है ना, ये 26 का है, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही वो आ रहे हैं। वो नॉर्मल 66 में, वो 65 में 3 है गैर लचीलापन, जबकि और बाकी सभी सही है। फिर निम्नलिखित में क्या अध्यापक केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? तो विद्यार्थी अध्यापक द्वारा बताई गई बात को लिख रहे हैं। अध्यापक केंद्रित उपागम की विशेषता ये है। विद्यार्थी इसमें काफ़ी अभ्यास कर रहे हैं। विद्यार्थी पहाड़ों को कंठस्थ तो नहीं आएगा ये। विद्यार्थियों में मिट्टी और कागज़ का प्रयोग करके अनेक मॉडल बना रहे हैं। कंठस्थ बिल्कुल नहीं आएगा, वो रटने की बात आ जाती है। फिर 66 में 4 है यार। अध्यापक केंद्रित उपागम की एक विशेषता नहीं है। हाँ सही है। विद्यार्थी समूह में मिट्टी और कागज़ का प्रयोग करके अनेक मॉडल बना रहे हैं। ठीक है, ये सब है भाई, अध्यापक केंद्रित करनी है। सही है। जैसे कि शिक्षक करवा भी तो हैं कि भाई चलिए आप 2 का पहाड़ा बोल लीजिए। बच्चे बोलते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। तो वो हो रहा है ना भाई कंठस्थ याद करने की। लेकिन ये तो बालक स्वयं है, रचनात्मक अनेक मॉडल बना रहा है। 4 सही है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को रिकॉर्ड करना और उसकी रिपोर्ट करना योजना निर्माताओं प्रशासकों हेतु उपयोगी है। विद्यार्थी अधिगम प्रगति को रिकॉर्ड करना, उसकी रिपोर्ट करना, और उसकी रिपोर्ट करना योजना निर्माताओं प्रशासकों हेतु उपयोगी है। तो फिर आंसर देखते हैं। 67 में 3 है। 3 का मतलब शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए। विद्यार्थी की अधिगम प्रकृति को रिकॉर्ड करना, उसकी रिपोर्ट करना योजना निर्माताओं और प्रशासकों हेतु उपयोगी है। शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए। 67 में 3 है। फिर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुस्तरीय शिक्षण का संबंध एकल पक्षीय स्थिति से है। एक बहुपक्षीय अध्यापक अनेक चुनौतियों का सामना करता है। सही नहीं है। बहुपक्षीय शिक्षण भारत तक सीमित नहीं है, यह विकसित और विकासशील देशों में भी दिखाई देता है। बहुपक्षीय शिक्षण भारत तक सीमित नहीं है, यह विकसित और विकासशील देशों में भी दिखाई देता है। कथन सही नहीं है। बैठने की उपयुक्त व्यवस्था द्वारा बहुपक्षीय शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। ये तो सत्य है। बहुस्तरीय शिक्षण का संबंध एकल कक्षीय स्थिति से। बहुस्तरीय शिक्षण का संबंध एकल नहीं एकल नहीं आएगा, ये अलग ही दिख रहा है ना। फिर बहु के बारे में आ रहा है तो फिर एकल क्यों आएगा? एक बहुकक्षीय अध्यापक अनेक चुनौतियों का सामना करता है। ठीक है, बहुकक्षीय शिक्षण भारत तक सीमित नहीं है, यह विकसित चल मान भी लेते हैं। बैठने की उपयुक्त व्यवस्था द्वारा बहुकक्षीय शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। एक करते हैं भाई दकाना ना, ये मानता क्या है इसमें? 68, ये तो गलत है। 68 में 4 है। बैठने की उपयुक्त व्यवस्था द्वारा बहुकक्षीय शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। सही नहीं है, बाकी सब सही है। बैठने की उपयुक्त व्यवस्था द्वारा बहुकक्षीय शिक्षण को, गलत गया भाई। निम्नलिखित में से क्या खोज या अन्वेषण विधि की एक औरिस्टिक विधि है ना, खोज। निम्न में से क्या खोज या अन्वेषण विधि की एक विशेषता नहीं है? आंसर देखते हैं। 69 3 है। विशेषता नहीं है। जब ये विशेषता नहीं है, ये हटा दिया। प्रत्येक बालक को अपने लिए कुछ खोजने हेतु जिम्मेदार महसूस कराया जाता है। बालक के स्वयं के अवलोकन में यथासंभव अधिकाधिक प्रश्न उत्पन्न होने की अनुमति दी जाए। प्रत्येक बालक विभिन्न स्रोतों से समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। दोबारा देखते हैं, ये हटा दिया ना।
अन्वेषण विधि की एक विशेषता नहीं है। अन्वेषण विधि को क्या बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चार्टर्ड डिस्कवरी मेथड है। 69 में 3, जब ये नहीं है। प्रत्येक बालक को अपने लिए कुछ खोजने हेतु जिम्मेदार महसूस कराया जाता है। बालक के स्वयं के अवलोकन से यथासंभव अधिकाधिक प्रश्न उत्पन्न होने की अनुमति दी जाए। प्रत्येक बालक विभिन्न स्रोतों से समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। प्रत्येक बालक को अपने लिए कुछ खोजने हेतु जिम्मेदार महसूस कराया जाता है। बालक के स्वयं के अवलोकन से यथासंभव अधिकाधिक प्रश्न उत्पन्न होने की अनुमति दी जाए। प्रत्येक बालक विभिन्न स्रोतों से समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। छात्र अध्यापक से मार्गदर्शन की मांग कर सकता है ना? नहीं आएगा। एक व्रत की अवधारणा को पढ़ाते समय निम्न सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? व्रत की अवधारणा को 70 में 4 है। विभिन्न प्रकार के व्रतों का चित्र प्रदर्शित करना। कौन सा सर्वोत्तम तरीका कौन सा होगा? विभिन्न प्रकार के व्रतों का चित्र प्रदर्शित करना। 70 में 4 है, ठीक है। चित्र प्रदर्शित करना। कम ध्यान अवधि सामान्यतः किस में पाई जाती है? कम ध्यान अवधि सामान्यतः किस में पाई जाती है? वयस्कों में, प्राथमिक विद्यार्थियों में, प्राथमिक है ना, छोटे बच्चों में होती है, ठीक है। प्राथमिक विद्यार्थियों में, माध्यमिक तो नहीं आएगा, प्राथमिक आएगा ना, वरिष्ठ माध्यमिक, प्राथमिक आएगा, प्राथमिक छोटे बच्चों में। 71 में 3 है, प्राथमिक विद्यार्थियों में। बालक द्वारा विद्यालय से इतर अधिगम करना कहलाता है जब वो तो फिर अनौपचारिक आ जाएगा। विद्यालय औपचारिक है तो औपचारिक विद्यालय से इतर अधिगम करना कहलाता है। अनौपचारिक करते हैं। 75 में एक, 75 में एक अनौपचारिक है, ठीक। अनौपचारिक अधिगम भाई, जो कोई संगठन है, स्कूल है, विद्यालय, कॉलेज है, वो औपचारिक मानेंगे, है ना। और जैसे कि जो परिवार है, समुदाय है, समाज है ना, वो अनौपचारिक मानेंगे और ये औपचारिक मानेंगे। विद्यालय में परामर्श देने का मूल सिद्धांत है। विद्यालय में परामर्श देने का मूल सिद्धांत है सहयोग, स्वीकरण, डाटा संग्रहण, अनुभवजन्य साक्ष्य। विद्यालय में परामर्श देने का मूल सिद्धांत है सहयोग, स्वीकरण, डाटा संग्रहण, अनुभवजन्य सहयोग। परामर्श देने का मूल सिद्धांत है तो सहयोग है, स्वीकरण है, डाटा संग्रहण है, अनुभवजन्य साक्ष्य है। परामर्श देने का मूल सिद्धांत मतलब काउंसलिंग इन स्कूल एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग इन स्कूल एज। विद्यालय में परामर्श देने का मूल सिद्धांत है सहयोग है, स्वीकरण है, डाटा संग्रहण है, तो फिर अनुभवजन्य कर देते हैं, है ना, या फिर कुछ और है, कोऑपरेशन, एक्सपेक्टेशन, डाटा कलेक्शन। ये जो है 73 में 2 है, 73 में 2 है, ये है स्वीकरण। विद्यालय में परामर्श देने का मूल सिद्धांत है स्वीकरण। विद्यालय में परामर्श देने का मूल सिद्धांत है स्वीकरण। ये है भाई, विद्यालय में परामर्श देने का मूल सिद्धांत है स्वीकरण। 73 में 2 है, 73 में 2 स्वीकरण। परामर्श देने का मूल स्वीकरण। स्वीकरण किसे कहते हैं? एक्सपेक्टेंस, कोऑपरेशन, डाटा कलेक्शन, एम्पिरिकल, है ना, तो 2 है भाई इसमें। एम्पिरिकल, एविडेंस साक्ष्य, है ना, 2 है। फिर अयोग्यता में विकलांगता की स्थिति का क्या अर्थ है? अयोग्यता में विकलांगता की स्थिति का अर्थ है याददाश्त खोना। अयोग्यता में विकलांगता की स्थिति करते हैं याददाश्त, अनिद्रावक शरीर के किसी बात, यही है, 3 है। और एक और क्वेश्चन आया था हैंडीकैप और एक था शानदार, हैंडीकैप और ध्यान नहीं आ रहा है, हैंडीकैप और 74 में 3 है, ठीक है। शरीर के किसी भाग की क्षति। अयोग्यता में
अयोग्यता में विकलांगता की स्थिति का अर्थ है शरीर के किसी भाग की क्षति है। गंभीर मानसिक मंदन कितनी बुद्धि लब्धि की सीमा की ओर इशारा करता है। गंभीर मानसिक मंदन है ये। जब अगर गंभीर मानसिक मंदन है ना तो फिर 40-50 या फिर 25-20 से 35 करेगा। गंभीर मानसिक मंदन 35-40, 40-50, 45 से 55। गंभीर गंभीर क्या 4 कर दें इसमें? देखते हैं भाई। जो 75 है, 75 में एक है 20 से 35, 20 से 35 है 35। तो जड़ बुद्धि किस में आएगी फिर? अपन आते हैं औसत में 90 से 110 में आते हैं। गॉड गिफ्टेड आते हैं 140 से ऊपर है ना, अति प्रतिभाशाली। IQ 20 से 35। फिर निम्नलिखित में कौन सा बालकों में मानसिक अस्वस्थता का एक संकेत हो सकता है? निम्न में कौन सा बालकों में मानसिक अस्वस्थता का एक संकेत हो सकता है? निष्क्रिय अधिगम, ध्यान की कमी, मानसिक अस्वस्थता का खराब उपस्थिति, कम शैक्षिक उपलब्धि। मानसिक अस्वस्थता का एक संकेत हो सकता है निष्क्रिय अधिगम, ध्यान की कमी है, खराब उपस्थिति है, कम शैक्षिक उपलब्धि है। जब ये तो मानसिक अस्वस्थता का एक संकेत हो सकता है। मानसिक अस्वस्थता कुछ समझ में नहीं आई बात। इंग्लिश देखते हैं। पैसिव लर्निंग, अटेंशन डिफेक्शन, पुअर अटेंडेंस, लो एकेडमिक अचीवमेंट। ये करें क्या इसमें? दो 76 में 2 ही है भाई, ध्यान की कमी। फिर बालकों में मानसिक स्वास्थ्य में दीर्घ शीर्ष की स्थिति क्या कहलाती है? बालकों में मानसिक स्वास्थ्य में दीर्घ शीर्ष की स्थिति क्या कहलाती है? दीर्घ शीर्ष को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लार्ज साइज हेड, लार्ज साइड हेड, HEAD, सिर की बात कर रहा है तो मेगा आ जाएगा ना। फिर माइक्रो छोटा है। ठीक, इस प्रकार से ही घुमाएगा ये। 77 में 3 मेगा पिक्सल है, माइक्रो छोटे को बोलते हैं ना, माइक्रो छोटा। ऐसी स्थिति जिसमें बालक मांसपेशियों को नियंत्रित करने दोबारा से लेते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें बालक मांसपेशियों को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस करता है। ठीक है, कठिनाई महसूस करता है कहलाता है। मांसपेशियों की बात है। अगर मांसपेशियों की बात है तो डिसलेक्सिया तो वो तो बोलने से है, डिस्ग्राफिया वो लिखने से है। ठीक है, कैलकुलिया है वो गणित से है। कौन सा करें अब इसमें? ये ग्राफिया लिखने से है। डिसकैलकुलिया है ना, गणित आ रहा है, कैलकुलेटर है ना। और ये डिस्प्रेक्सिया और डिसलेक्सिया ये बोलने से है। मांसपेशियों को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस करता है तो फिर मांसपेशियों को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस करता है तो फिर क्या डिस्ग्राफिया कर दें क्या तो इसमें, या फिर प्रेक्सिया करें? कैलकुलिया नहीं आएगा और डिसलेक्सिया नहीं आएगा है ना। या तो 2 कर, या फिर तो भाई लिखते समय जो अंगुली है ना, तो लिखने ते ही समय होती है और बाकी काम तो हो जाते हैं। 2 ही करते हैं इसमें। 78 में 2 है। 78 में 2 का मतलब डिस्प्रेक्सिया है। डिस्प्रेक्सिया है। तो बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में ADHD का अर्थ है। ADHD है ना, ये पहले भी आ चुका है, रीट में भी आ चुका है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD 3 ही करते हैं। 79 में 3 है। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फिर समुदाय अधिगम संसाधन का एक उदाहरण कौन सा हो सकता है? समुदाय अधिगम संसाधन का एक उदाहरण कौन सा हो सकता है? बताइए भाई, क्या करें इसमें? समुदाय संसाधन का एक उदाहरण कौन सा हो सकता है? तो क्या टेलीविज़न, या फिर घर, विद्यालय, डाकघर करते हैं? डाकघर ही है इसमें। तो 80 में 4 है ना, डाकघर है। क्योंकि जो विद्यालय है वो है, ठीक है, विद्यालय तक ही सीमित है, घर तक सीमित है। टेलीविज़न, डाकघर में काफ़ी लोग होते हैं। निम्न अध्यापकों में से कौन एक श्रेष्ठ ज्ञान गुरु मेंटर हो सकता है? 81 में 3 है।
15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ श्रीमती चंद्रा को विद्यार्थी सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। निम्न अध्यापकों में से कौन एक श्रेष्ठ ज्ञान गुरु मेंटर हो सकता है? 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ श्रीमती चंद्रा को विद्यार्थी सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। श्रीमती चंद्रा को विद्यार्थी सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। श्रेष्ठ ज्ञान मेंटर हो सकता है। 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ श्रीमती चंद्रा को विद्यार्थी सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। निम्न में कौन सा शिक्षक एक श्रेष्ठ टीम बनाने वाला हो सकता है? बताइए भाई, क्या करें? कौन सा शिक्षक एक श्रेष्ठ टीम बनाने वाला हो सकता है? 82 में 4 है। श्री कापड़े में समझाने मनवाने की श्रेष्ठ क्षमता है। ठीक है। निर्देशक रूप में एक शिक्षक में कौन सी क्षमता होना जरूरी है? 83 में 2 है। सहयोगपूर्ण कार्य करना। निर्देशक रूप में एक शिक्षक में कौन सी क्षमता होना जरूरी है? सहयोगपूर्ण कार्य करना निर्देशक के रूप में। एक परिवर्तनशील नेतृत्वशील शिक्षक में किसमें अभिष्ट परिवर्तन लाने की आशा नहीं की जाती? एक परिवर्तनशील नेतृत्वशील शिक्षक में स्वयं में, साथी शिक्षकों में, प्रधानाचार्य में, अभिभावकों में। स्वयं में, साथी शिक्षकों में, प्रधानाचार्य, अभिभावकों में। एक परिवर्तनशील नेतृत्वशील शिक्षक में किसमें अभिष्ट परिवर्तन लाने की आशा नहीं की जाती? तो एक परिवर्तनशील नेतृत्वशील शिक्षक में किसमें अभिष्ट परिवर्तन लाने की आशा नहीं की जाती? स्वयं में, साथी शिक्षकों में, प्रधानाचार्य में, अभिभावक करते हैं। यहाँ पर साथी शिक्षकों में, प्रधानाचार्य में क्या 3 करें? 84 में 4 है। ठीक। अभिभावकों में एक परिवर्तनशील नेतृत्वशील शिक्षक में किसमें अभिष्ट परिवर्तन लाने की आशा नहीं की जाती? अभिभावकों में। फिर शिक्षकों को भविष्य दृष्टा बनाने में निम्न में कौन एक सर्वाधिक सहायता करता है? जब भविष्य दृष्टा दर्शन शास्त्री ही करते हैं। दर्शन शास्त्र यहाँ पर इतिहास करेगा। 85 में 2 है। दर्शन शास्त्र। ठीक है। इसके बाद में निम्न में से कौन एक विकसित स्कूल का संकेतक नहीं हो सकता? निम्न में से कौन एक विकसित स्कूल का संकेतक नहीं हो सकता? स्कूल में छात्रों की अधिक संख्या, विद्यार्थियों के परिणाम, कक्षा की गतिविधियां, शिक्षकों की निष्पत्ति। निम्न में कौन सा एक विकसित स्कूल का संकेतक नहीं हो सकता? विकसित स्कूल का संकेतक जब स्कूल में छात्रों की अत्यधिक संख्या, विद्यार्थियों के परिणाम, कक्षा की गतिविधि, शिक्षक यही करते हैं। अत्यधिक संख्या से कोई मतलब नहीं है ना भाई। 85 में गलत गया भाई। ये तो विकसित स्कूल का संकेतक नहीं हो सकता, ये नहीं होगा परिणाम। बाकी सब सही है। स्कूल में छात्रों की अत्यधिक संख्या, कक्षा की गतिविधि, शिक्षकों की निष्पत्ति। एक मत के अनुसार स्कूल में अधिगमकर्ताओं की सृजनशीलता को कौन नष्ट करता है? एक मत के अनुसार स्कूल में अधिगमकर्ताओं की सृजनशीलता को कौन नष्ट करता है? शिक्षक, साथ ही अधिगमकर्ता, स्कूली गतिविधियां, स्कूल की घंटी और समय सारणी। एक मत के अनुसार स्कूल में अधिगमकर्ताओं की सृजनशीलता को कौन नष्ट करता है? कौन नष्ट करता है? एक मत के अनुसार स्कूल में अधिगमकर्ताओं की सृजनशीलता को कौन नष्ट करता है? अधिगमकर्ताओं शिक्षक करता है, साथ ही अधिगमकर्ता करता है, स्कूली गतिविधि, स्कूल की घंटी और समय सारणी ये करती है भाई, है ना। क्योंकि वो फिक्स होता है ना, कभी आप इतने बजे तक ये पढ़नी है, फिर समझने आने लगती है ना उस बात, तो या फिर उसमें इंटरेस्ट आने लगता है तो जब दूसरा टीचर आ जाता है। ठीक है ना। तो यही है स्कूल की घंटी और समय सारणी। 87 बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये, स्कूल की घंटी और समय सारणी। फिर प्रातःकालीन स्कूली सभा के दौरान निम्न में कौन सी गतिविधि से बचना चाहिए? योगासन से, स्कूल की उपयुक्त वेशभूषा की जांच, देर से आने वालों को दंड देना, हल्के व्यायाम। 3 करते हैं। 88 में 3 सही है। ठीक। दंड तो कोई है ही नहीं है। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस प्रकार का मूल्यांकन असफल होने के अधिक आसार है? साथियों द्वारा मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस प्रकार का मूल्यांकन असफल होने के अधिक आभार हैं? रचनात्मक, बाह्य मूल्यांकन। बाह्य करते हैं, बाह्य तो सक्सेस नहीं होगा ना। 89 में 2 है। 89 में मतलब 2 है। स्वयं मूल्यांकन। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस प्रकार का मूल्यांकन असफल होने के अधिक आसार है? स्वयं मूल्यांकन है।
इसके बाद में प्राथमिक शाला में बालकों की प्रगति के बारे में कौन एक विश्वसनीय, ये क्या सही है? ये विश्वसनीय 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 विश्वस एक से आएगा ना, ये से हटेगा शायद, विश्वसनीय। हाँ देखे, विश्वसनीय आएगा, वो से शिवजीवाड़ा से हटेगा। 90 में 3 है। निकट के स्वास्थ्य केंद्र के मनोवैज्ञानिक प्राथमिक शाला के बालकों की प्रगति के बारे में कौन एक विश्वसनीय मत दे सकता है? दोबारा से देखते हैं। प्राथमिक शाला के बालकों की प्रगति के बारे में कौन एक विश्वसनीय मत दे सकता है? निकट के अस्पताल के विशेषज्ञ, बच्चों के माता पिता, प्राथमिक शाला के, है ना, शाला आ रही है भाई। निकट शाला मतलब जो स्कूल है, जो निकट के स्वास्थ्य केंद्र के मनोवैज्ञानिक, स्कूल के ठीक आसपास के रहने वाले व्यक्ति। जब निकट अस्पताल के विशेषज्ञ, ये नहीं आएगा, है ना। निकट के स्वास्थ्य माता पिता ही है, तो फिर 90 में गलत गया भाई। 90 में 3 है। निकट के स्वास्थ्य केंद्र के मनोवैज्ञानिक घुमा के दिया है इसने, मनोवैज्ञानिक। स्कूल न होता तो क्या होता? सर्वोत्तम विकल्प चुनिए। विज्ञान और तकनीकी न होते, हम असभ्य ही रहते, चारों तरफ हिंसा ही होती, मानवों का सर्वांगीण विकास न होता। 4 करते हैं। 91 में 4 है। 92 में NEP 2020 के अंतिम प्रारूप बनाने वाली समिति का अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरी रंगन। तो फिर 92 में के कस्तूरी रंगन है। फिर बुनियादी गणनांक न्यूमेरेसी में क्या क्या शामिल है? देखते हैं। 93 में एक है, जोड़ घटा गुणा भाग, जोड़ बाकी गुणा भाग। सभी हेतु सीखना, लर्निंग फॉर ऑल की मूल भावना क्या है? 94 में 3 है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर सभी बच्चे कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सीखें। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर सभी बच्चे कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सीखें। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अनिवार्य क्यों है? तो फिर 95 में 4 है, यह बालकों का एक संवैधानिक अधिकार है ना। तो 6 से जो 14 है वो कौन से में है? अनुच्छेद 21 है, वो 21A। और जो अनुच्छेद 21 है वो प्राण में दैहिक स्वतंत्रता से है। 19 है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। 17 है वो अस्पृश्यता से है। 14 से 18 समानता है। ठीक है। इसके बाद में जो 32 है संवैधानिक उपचार है। ठीक है। 32 से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 44 किससे संबंधित? 44 समानता की बात कर रहा है भाई। 4 है, ये सम है तो समानता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अनिवार्य क्यों है? तो फिर 95 में 4 है। ठीक है। यह बालकों का एक संवैधानिक अधिकार है। यह बालकों का एक संवैधानिक अधिकार है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अनिवार्य क्यों है? और जैसे कि जो नॉर्मल है वो 6 से 14 है। ठीक है। और इसके बाद में जो दिव्यांग है वो 6 से 18 है। ठीक, 18 और 16 ज़रूर देगा वो ऑप्शन में, 6 से 18। फिर निम्न में से कौन एक बाल अधिकार नहीं है? निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सुरक्षित वातावरण, स्कूल का भयमुक्त परिवार का माहौल, स्कूल का चयन। बाल अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है, सुरक्षित वातावरण है, भयमुक्त परिवार का माहौल। स्कूल का चयन एक बाल अधिकार नहीं है, भयमुक्त परिवार का माहौल और एक स्कूल का चयन। क्या 4 करें इसमें? नहीं, 1 करते नहीं, 3 करते हैं दिखाने। 4 भी सही होने को तो 96 में 3 है। ठीक, स्कूल का चयन सही है, ये नहीं है। जबकि निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है, स्कूली सुरक्षित वातावरण है, भयमुक्त परिवार का माहौल है। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? 97 में 3 है, सभी प्राइमरी स्कूलों के कुछ न्यूनतम ढांचागत सुविधाएं सुनिश्चित करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB की अवधारणा से क्या तात्पर्य? सभी प्राइमरी स्कूलों में कुछ न्यूनतम ढांचागत सुविधाएं सुनिश्चित करना। फिर स्वतंत्रता के बाद पहली बार निम्न में कौन से दस्तावेज को विकसित करने हेतु राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया? स्वतंत्रता के बाद, तो फिर स्वतंत्रता के बाद 1986 करने हेतु राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया। 98 में 2 है, 1986। फिर निम्न में कौन सा एक पाठचर्या निर्माण का प्रमुख सिद्धांत नहीं है?
तो लचीलापन है, अनुभवों की समग्रता है, विषय केंद्रितता है, आवश्यकता आधारित। लचीलापन, अनुभवों की समग्रता, विषय केंद्रित, आवश्यकता आधारित। अनुभवों की समग्रता और आवश्यकता आधारित, कुछ समझ में नहीं आ रही। आवश्यकता आधारित है या फिर अनुभवों की समग्रता है। टोटली ऑफ एक्सपीरियंस नीड बेस्ड है, पाठ्यचर्या निर्माण का प्रमुख सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम 4 करते हैं, 99 में 2 है भाई, 2 ही है। विषय केंद्रिकता, पाठ्यचर्या निर्माण का प्रमुख सिद्धांत नहीं है। विषय केंद्रिता, ये तो होना चाहिए, नहीं है। 99 में 2 है ये भाई, नहीं है, विषय केंद्रिता नहीं है। फिर निम्न में से किस पाठ्यचर्याई क्षेत्र के बारे में माता पिता सबसे कम सचेत हो सकते हैं? माता पिता सबसे कम सचेत हो सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्य, पढ़ाए जाने वाले विषय, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन की तकनीकें। माता पिता सबसे कम सचेत हो सकते हैं। माता पिता सबसे कम सचेत हो सकते हैं। तो फिर 100 में 4 है, ठीक, 100 में 4 है। निम्न में से किस पाठ्यचर्याई क्षेत्र के बारे में माता पिता सबसे कम सचेत हो सकते हैं? मूल्यांकन की तकनीकें, शिक्षा का उद्देश्य, पढ़ाए जाने वाले विषय, शिक्षण विधियाँ। ठीक, अब ये हिंदी के हैं। कुछ लोग विज्ञान को इसलिए अभिशाप मानते हैं कि इसने बड़े बड़े संहारक अस्त्रों को जन्म दिया है, इसलिए विज्ञान को घातक हथियारों का जनक कहा जाता है। इन घातक हथियारों के इस्तेमाल से सारे संसार को मिनटों में नष्ट किया जा सकता है। देखा जाए तो हथियारों की यह दौड़ विज्ञान के कारण नहीं बल्कि वर्तमान विश्व व्यवस्था के कारण है। विश्व का असंतुलित विकास, गरीब और अमीरी दोनों में दुनिया का विभाजन तथा विकसित पूंजीवादी देशों द्वारा अल्प विकसित देशों पर प्रभुत्व बनाने की महत्वाकांक्षा ने इस विकार को जन्म दिया है। अतः विज्ञान को अभिशाप होने से बचाने के लिए विश्व व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। नई व्यवस्था में हथियारों की दौड़ समाप्त होगी और विज्ञान अभिशाप कहलाने के कलंक से बच जाएगा। ठीक है, तो अब ये हिंदी व्याकरण के हैं, अब इनको ये तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।